नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज वर्ल्ड लीडर्स की नई ग्लोबल रेटिंग आई तो नरेंद्र मोदी फिर नंबर 1 पर आए। मोदी को 76% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। साल दर साल मोदी की ग्लोबल रेटिंग बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मोदी के लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो रहा है। 23 और 24 का साल पूरी तरह चुनावों का साल है। मोदी की झोली से हिंदू वोट झटकने के लिए विरोधियों ने बड़ा प्लान बनाया है। कई गुट बन रहे हैं, कहीं विरोधी एकजुट हो रहे हैं। मोदी के हर काम में खामी निकालने की टैक्टिक्स पुरानी पड़ गई तो मोदी की तरह दिखकर वोटर को कंफ्यूज करने का ट्रेंड शुरू हो गया। क्या 24 के बड़े चुनाव में मोदी इस फंदे में फंसेंगे या क्रूज की तरह सारी बाधाओं को पार कर जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह कि 80 करोड़ हिंदू वोट किधर होंगे? पुरातन से परंपरा और सनातन से संस्कार लेकर आधुनिक भारत के निर्माण का संकल्प लेने वाले नरेंद्र मोदी के पास कितने हिंदू वोट हैं? 80 करोड़ हिंदू वोट में से कितने वोट नरेंद्र मोदी को मिलेंगे? कितने हिंदू वोट राहुल गांधी के पास हैं? और कितने हिंदू वोटर ममता, नीतीश या केजरीवाल को पसंद करते हैं? हिंदू वोट जातियों और पार्टियों में बंट जाएगा या नरेंद्र मोदी के पीछे पहले से भी ज्यादा ताकत से एकजुट हो जाएगा? सवर्ण किधर होंगे, पिछड़ा किधर जाएगा, दलित किधर होंगे और आदिवासी किस पार्टी का रुख करेंगे? सर्वे कहता है कि हिंदू वोट की साइकी, हिंदू वोटर का जनमानस 14 से चेंज हो गया है। 19 के बाद ये तेजी से बदला और 22 के बाद पूरी तरह से साष्टांग है। 24 से पहले हिंदुत्व का अलग ही लेवल दिख रहा है। नरेंद्र मोदी का कद पावागढ़ के महाकाली मंदिर के इस ध्वज की तरह बढ़ रहा है। अब सिर्फ चुनाव आने पर तपस्वी बनने से काम नहीं चलता। मोदी हिंदू हृदय सम्राट इसलिए हैं क्योंकि वो 12 महीनों तपस्या करते हैं। खाड़ी के मुस्लिम देशों में भी कभी मंदिर बनेगा, ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही मुमकिन हुआ। नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे ही थे, मोदी नहीं बदले। लेकिन 14 में वो प्रधानमंत्री बने तो दूसरे दलों के लिए टर्निंग पॉइंट आ गया। ओवैसी की, मदनी की, अजमल की, इन सबकी सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि मुस्लिम वोट की ताकत खत्म हो गई। 14% मुस्लिम वोट के लिए अब कोई नेता उनके दरवाजे पर नहीं आता। कोई पार्टी तुष्टीकरण का रिस्क नहीं उठाती क्योंकि सबको हिंदू वोट की पड़ी है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर दर्शन और आरती करने लगे हैं। प्रियंका गांधी पब्लिक मीटिंग में देवी स्तुति सुनाने लगी हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ममता बनर्जी विवेकानंद की तस्वीर लगाने लगी हैं। नीतीश कुमार की पूजा पाठ वाली तस्वीरें अब पब्लिक होने लगी। अखिलेश यादव श्री कृष्ण मंदिर और परशुराम मंदिर बनाने की बात करने लगे हैं। और अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर हनुमान भक्त बताने लगे हैं। बिहार में आरजेडी के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस पर विवाद उठाया तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने किया। लालू यादव की पार्टी को भी मालूम है कि राम नाम पर विवाद से हिंदू वोट का शुद्ध घाटा है। आरजेडी अब दोनों तरफ की बातें कर रही है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इसमें माइलेज ले रही है। आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। डॉक्टर भैया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को निर्णय लेना है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है वो उसके लिए सक्षम है, वो उस पर निर्णय लेंगे।
लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मत है कि हम सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ हैं उसका सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से क्या फर्क आया है? कुछ तस्वीरें देख लीजिए, फर्क साफ साफ दिख जाएगा। ममता बनर्जी पहले ऐसी दिखती थीं, अब ऐसी दिखती हैं। अखिलेश यादव को पहले जब मौका मिलता तो वो जालीदार टोपी पहन लेते थे। अखिलेश अब गदा, त्रिशूल और तलवार पकड़े दिखते हैं। राहुल गांधी ने इफ्तार की आखिरी दावत 2018 में दी थी। अब राहुल तपस्वी बनकर रामनामी चादर ओढ़े दिखते हैं। इन सबसे हिंदू वोट कंफ्यूज होगा, 24 में वो बटेगा या नरेंद्र मोदी को ही चुनेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, उज्जैन में महाकाल लोक, सोमनाथ मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर में 500 साल बाद ध्वजारोहण। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से 2-4 हाथ नहीं बल्कि मीलों आगे चल रहे हैं। अगले साल जब लोकसभा चुनाव की गर्मी चढ़ रही होगी तब अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन हो रहे होंगे। अब नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को रवाना किया है। ये जो लोग इसमें से अध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम के धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों और नदी घाटों को वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट और रिवर टूरिज्म के मैप पर लाने का प्रधानमंत्री का प्रयास गंगा बेल्ट में मोदी की पॉपुलैरिटी को कितना बढ़ाएगा? उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42 और असम में 14, यानी लोकसभा की 190 सीटों पर नरेंद्र मोदी क्रूज की स्पीड से बढ़ेंगे या उनकी स्पीड पर कोई ब्रेक भी लगेगा। यूपी में 80% हिंदू और 19% मुस्लिम वोटर हैं। बिहार में 82% हिंदू और 17% मुस्लिम वोटर हैं। झारखंड में 68% हिंदू और 15% मुस्लिम वोटर हैं। बंगाल में 71% और 27% का रेशियो है। असम में 61% हिंदू और 35% मुस्लिम वोटर हैं। 2024 में इन राज्यों का वोटिंग पैटर्न क्या होगा, इसका आइडिया 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव से मिलता है। 2019 के चुनाव में यूपी में नरेंद्र मोदी ने 50% वोट हासिल किए थे। पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी के 80% हिंदू वोट में से बीजेपी को 59% हिंदू वोट मिले। बिहार में 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ा था। आज नीतीश अलग है। सही कंपैरिजन के लिए उन सीटों को देखते हैं जहां बीजेपी अकेले लड़ी थी। 2019 में बिहार की 17 सीटों पर मोदी ने अपना कैंडिडेट उतारा था। उन सभी 17 की 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का ओवरऑल वोट परसेंट 23.6% था। सिर्फ 17 सीटों का हिसाब बताएं तो बीजेपी को उन सीटों पर 56% वोट मिले थे। इनमें अधिकांश हिंदू वोट थे। 19 में बंगाल की 42 में से 18 सीटें और 40% वोट 2019 में बीजेपी को मिले। हिंदू वोट की बात करें तो बंगाल के 57% हिंदू वोट बीजेपी को मिले थे। इसी तरह असम की 14 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली। असम में बीजेपी का ओवरऑल वोट परसेंट 36% था, मगर हिंदू वोट की बात करें तो असम के 59%
हिंदू वोट बीजेपी को मिले थे। 2024 में नरेंद्र मोदी की दमदार वापसी के लिए जरूरी है कि गंगा बेल्ट में मोदी का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर हो। बीजेपी मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। यूपी बिहार के पासमानदा, बंगाल के मछुआरे मुसलमान और असम के देसी मियां मुसलमानों को बीजेपी अपनी ओर कर रही है। लेकिन सबसे अहम है हिंदू वोट, गंगा के किनारे रहने वाले हिंदू वोट। गंगा पर क्रूज चलने से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी की पार्टी अभी से घबराने लगी है। सबको हिंदू वोट की चिंता सता रही है, इसलिए गंगा के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है, लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। यहाँ की सुंदरता खत्म कर करके दूसरी सुंदरता दिखाई जा रही है। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी, या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? हमारे नाव चलाने वालों के लिए क्या सुविधा होगी? पूरे गंगा में तो गाद भरा हुआ है। आप गाद की सफाई करेंगे और वहां पर जहाज चलाएंगे, और फिर अगले साल जब बाढ़ आएगा तो पूरा गाद भर जाएगा। फिर उसकी सफाई कराइए, फिर चलाइए, तो 6 महीना सफाई में जाएगा, तब तक गाद भर जाएगा। अभी तो एक आया था ना, ये तो कहाँ फंस गया था, फंसा था ना। तो इसलिए हमने कहा कि ये धन का अपव्यय है, ये योजना सफल नहीं हो सकता है। अभी प्रोजेक्ट क्लीन गंगा, गंगा को पहले निर्मल गंगा बनाइए, अविरल गंगा बनाइए, बाद में उस पर क्रूज चलाइए। ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक है। गंगा की सफाई तो नहीं हुई है, गंगा में अविरलता तो है नहीं, और गंगा के अविरलता नहीं होने के कारण उत्तराखंड में कई खतरे खड़े हुए हैं पर्यावरण से संबंधित। उस पर तो कोई बोलते नहीं है। अभी क्रूज को लेकर चले हैं। ये सब दिखावा है और डाइवर्जनरी टैक्टिक है। गंगा बेल्ट में नदी के किनारे मल्लाहों की बस्ती होती है। राज्य कोई भी हो, जिला और शहर कोई भी हो, मल्लाह, केवट या निषाद वोटर एक बार जिस नेता के प्रति, जिस पार्टी के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, उसे आसानी से नहीं छोड़ते। तो सवाल है कि मल्लाहों के लिए किसने ज्यादा काम किए, अखिलेश यादव ने या मोदी योगी ने? जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है, तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है, और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर हिंदू वोट एकजुट रहा, अगर वो जातियों में नहीं बटा, तो मोदी के सियासी विरोधियों का शुद्ध राजनीतिक घाटा है। नरेंद्र मोदी कभी भी जातियों की बात नहीं करते। वो सनातन प्रतीकों को चुनते हैं, हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं। इसलिए थोक के भाव में हिंदू वोट भी मोदी की झोली में ही गिरते हैं। आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम
भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू आस्था के केंद्र सिर्फ यूपी, एमपी और गुजरात में हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के बाबू घाट पर नगा सन्यासियों का भारी जुटान हुआ है। हजारों साधु और लाखों हिंदू श्रद्धालु यहां गंगा सागर मेला में डुबकी लगाने आए हैं। 2024 में हिंदू वोट की अहमियत क्या होगी, ये ममता बनर्जी को भी मालूम है। गंगा सागर मेला को सफल बनाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा रखा है। मेले के मौके पर ममता ने 24 मिनट का भाषण दिया। दीदी बांग्ला से ज्यादा हिंदी में बोली। इन 24 मिनटों में ममता बनर्जी ने झारखंड के देवघर से लेकर राजस्थान के कोटा तक को नाप दिया, सिर्फ हिंदू वोट की खातिर। गंगा सागर मेला क्यों महत्वपूर्ण है? हर मेला से कुंभ मेला इज द नेशनल मेला, so they get all the funds from the central government. बट कुंभ मेला का एक ऐतिह्य जो है, परंपरा है कि वो रेलवे के साथ कनेक्टेड है, रोड के साथ कनेक्टेड है। लेकिन हमारा गंगा सागर में जो मेला होता है, नाइदर इट इज कनेक्टेड विद द रेलवे और द रोड। एक एक आदमी को जल पार होकर तब जाना पड़ता है, फिर 35-40 मिनट्स। नरेंद्र मोदी का क्रूज वाराणसी से पूरब की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन लड़ाई सिर्फ पूरब और पूर्वोत्तर में नहीं है। यूपी के दक्षिण पश्चिम चले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी लड़ाई होगी, जो आगे चलकर राजस्थान तक जाएगी। मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के सवाल पर करणी सेना का प्रोटेस्ट हुआ तो बीजेपी ने फौरन एक्शन लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए अपशब्द कहे गए। इसके बावजूद 17 पॉइंट पर समझौता किया गया। आपको लगता होगा कि करणी सेना इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसे समझ लीजिए। – 2018 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिर्फ 0.13% वोटों का अंतर था। बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे और कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। इस टाइट फाइट में मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई थी। शिवराज सिंह चौहान की जगह कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बन गए थे। एमपी में पिछली बार सवर्ण वोट का मिसमैनेजमेंट हो गया था। इस बार बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के जरिए सवर्णों को सेट कर रही है। ओबीसी मुख्यमंत्री के साथ दबंग सवर्ण मंत्री का होना भी जरूरी है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा को फ्री हैंड मिला हुआ है। मैंने कल भी आपको यहां इसी समय बोला था कि हमारे स्वजन है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और वो तो कोई रूठे वाले भी नहीं थे। किसी कारण से कोई भ्रम था, वो दूर हुआ। जल और कुल को मिलने में कितनी देर लगती है। मध्य प्रदेश में 91% हिंदू वोटर हैं, 7% से भी कम मुसलमान वोटर हैं। इसलिए मुस्लिम वोट की यहां वो अहमियत नहीं है जो बंगाल और असम में है। मध्य प्रदेश में तो हिंदू वोट ही चलेगा। नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में जो महाकाल लोक बनाया, उस महाकाल लोक में सिर झुकाने राहुल गांधी भी आए। इसी मध्य प्रदेश के नर्मदा के किनारे कांग्रेस ने राहुल गांधी में पहली बार तपस्वी के दर्शन किए थे। राहुल गांधी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मोदी के खिलाफ अंडरकरंट चल रहा है। कमलनाथ ने तो नए साल पर मुख्यमंत्री का एडवांस पोस्टर भी लगा दिया है। लेकिन जब मोदी यहां प्रचार के लिए आएंगे तो क्या ये टिक पाएंगे? 2019 में जब मध्य प्रदेश में मोदी लहर उठी थी तो लोकसभा की 29 में से 28 सीटें मोदी के पास चली गई थी। तब यहां नरेंद्र मोदी को 63% हिंदू वोट मिले थे। जनवरी 2023 में हिंदू वोट का कांटा अगर रुका दिख रहा है तो अप्रैल 2024 आते आते ये कांटा मोदी की ओर झुक जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आगे और भी प्लान करके रखा है। हिंदू वोट एकजुट करने के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे ने बहुत पहले से
मंदिर मंदिर घूमना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में ठाकरे फैमिली ने बीजेपी का साथ भले छोड़ा हो, लेकिन उसने भगवा ध्वज और हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र की आबादी में हिंदू और मुसलमान 80 और 12 के रेशियो में हैं, इसलिए हर पार्टी हिंदू वोट के पीछे है। दूसरे राज्यों के उलट महाराष्ट्र में 4 प्रमुख सियासी दल हैं और मुस्लिम वोट का छौंक लगाने के लिए वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है। ना नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है, मैं अपने आप को मार दिया, मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर, नहीं मालूम, शायद उनके पास मौकिला होंगे उनके, नहीं मालूम, मेरे कहने तो नहीं है, मगर ये कांग्रेस का हाल है। महाराष्ट्र में 24 का मुकाबला मोदी बनाम राहुल का ही होता दिख रहा है। शरद पवार सबसे बात करते हैं, लेकिन उनका गठबंधन राहुल की पार्टी से है। शिवसेना पूरी तरह कांग्रेस से कमिटेड दिख रही है। राहुल के न्योते पर संजय राउत जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। नौजवान अगर देश जोड़ने के लिए, देश की नफरत मिटाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है और उनको एक समर्थन में लोग जुटते हैं, तो हमारा एक रिश्ता रहा है हमेशा जम्मू कश्मीर से, बाला साहब ठाकरे जी का एक रिश्ता रहा है जम्मू कश्मीर से, तो मैं राहुल जी के साथ जम्मू में शामिल होऊंगा। महाराष्ट्र के 80% हिंदू वोट पर शिवसेना भी दावा करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रचार शुरू होता है तो हिंदू वोट का कांटा शिफ्ट हो जाता है। 2019 का ही सैंपल देख लीजिए। सीट शेयरिंग करके बीजेपी 25 सीटों पर लड़ी और 23 सीटों पर विजय हुई। महाराष्ट्र में मोदी का स्ट्राइक रेट 92% का रहा। विंध्य से दक्षिण की लड़ाई में मोदी की पार्टी बेशक अभी पीछे है। कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी उसकी सरकार नहीं है, लेकिन हिंदू वोट का क्लस्टर बीजेपी के फेवर में है। आंध्र प्रदेश 89% हिंदू, 9% मुसलमान। कर्नाटक 84% हिंदू, 13% मुसलमान। तेलंगाना 85% हिंदू, 13% मुसलमान। तमिलनाडु 18% हिंदू, 6% मुसलमान। हिंदू वोट के लिए ही केसीआर भी मंदिर बनाने निकलते हैं और राज्य का खजाना खोल देते हैं। केसीआर मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी से अलायंस करते हैं और हिंदू वोट के लिए मंदिर बनवाते हैं। इस लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का पुनरुद्धार करने के लिए केसीआर ने 2600 करोड़ रुपए खर्च किए। तमिलनाडु में अब तक द्रविड़ पॉलिटिक्स का अपर हैंड। बीजेपी वहां पहुंची जरूर है, लेकिन दक्षिण के सबसे बड़े राज्य में हिंदू वोट का पोलराइजेशन अभी वैसा नहीं हुआ है जो बीजेपी को सूट करे। उधर जोशीमठ के मकान रोज दरकते जा रहे हैं। घरों में, सड़कों में, यहां तक कि अब खेतों में भी दरारें दिखनी शुरू हो चुकी हैं। कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी दरार खतरनाक है और किस दरार से खतरा कम है? क्या इसके लिए कोई मीटर या डिवाइस है जो बता दे कि मकान खाली करना है या भी घर में रहना ठीक है? काम बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्या दरारों को जानबूझकर बढ़ने का मौका दिया गया। भोले भाले लोगों की जान जोखिम में डालने का जिम्मेदार आखिर कौन है? करीब 2 हफ्ते से जोशीमठ दरारों की वजह से चर्चा में है, लेकिन आपने कभी सोचा कि जोशीमठ की हालत ऐसी क्यों हो गई? कब और कैसे सड़कें और घर दरारों की जद में आने लगे? दरारों की वजह से शिफ्ट किए जा रहे परिवार किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं? ये सब कुछ आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट मशीन से रूबरू कराते हैं जो बताएगी कि घर की दरारें कितनी खतरनाक हैं। दरार आने से घर के टिके रहने की गुंजाइश थोड़ी बहुत बची है या उस घर में जिंदगी पर खतरा है? जोशीमठ में ज्यादातर घरों में दरारें आ चुकी हैं। अब कौन सी बिल्डिंग सेफ है, कौन सी अनसेफ है, किसमें लोगों को नहीं रखा जा सकता, ये सब जांच की जा रही है। सीबीआरआई की टीम जो है वो यहां पर पहुंची हुई है और एक एक घर में जाके
चेक किया जा रहा है कि किस घर की किस तरह की स्थिति है, क्या उसे तोड़ना है या फिर उसके अंदर लोग रह सकते हैं, ये सब कुछ जांच की जा रही है। इस वक्त हम एक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग में यहां पर इस तरीके का एक जो पोस्टर है वो लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि इस बिल्डिंग की जांच जो है वो की जा रही है। साथ ही दूसरा मैं आपको दिखाऊं, क्रैक मीटर जो है, क्रैक मीटर यहां पर लगाया गया है और ये मीटर ये काम करता है कि पता लग जाता है कि आगे इस घर की जो दरारें हैं वो कितनी और ज्यादा बढ़ेंगी। इसमें पूरी तरीके से ये सब कुछ आ जाता है और इसी जानकारी के आधार पर उत्तराखंड में जोशीमठ में जितने घरों में दरारें हैं, सभी घरों में जो सीबीआरआई की टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, वो जा रहे हैं। इस तरीके का एक क्रैक मीटर है जो कि सीबीआरआई की टीम जो है वो हर घर में लेकर जा रही है। इन्हें दीवार पर लगाया जाता है और लगाने के बाद इससे पता लगता है कि घर की स्थिति कैसी है, जो क्रैक हैं वो कितने बड़े होंगे। जोशीमठ के 9 वार्ड में करीब 3500 मकान हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीबीआरआई की टीम जोशीमठ के एक एक घर पर मंडराते खतरे का एनालिसिस कर रही है। इन सभी मकानों की एक तरह से फिटनेस को सर्टिफाई करने का काम इतना आसान भी नहीं है। सीबीआरआई के साइंटिस्ट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ये सब कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। जिस वजह से भी आ रहा है क्रैक, ये क्रैक इस दीवार में आ चुका है। तो ये वाली 1-2 प्लेट्स है, ये इसमें टेस्ट कर दी गई है। एक फिक्स है, एक मूवेबल। इसका पहले हमने इनिशियल रीडिंग 0-0 कर दी है। जैसे ये क्रैक बढ़ेगा तो ये डेफिनेटली ये मूव होगी तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये कितने mm से ये इसकी क्रैक की चौड़ाई है बढ़ रही है। तो इसके हर ऑल्टरनेट डे हम इसको मॉनिटर करेंगे और उसके बाद से अगर जरा ज्यादा ही बढ़ रही होगी तो इमीडिएटली इसको हम अनयूजेबल बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन में करेंगे। उत्तराखंड में जोशीमठ में जितने घरों में दरारें हैं, सभी घरों में जो सीबीआरआई की टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, वो जा रहे हैं और जिस घर के अंदर जांच के दौरान ये पता चलता है कि अब ये बिल्डिंग रहने के लिए सेफ नहीं है, तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं कि बिल्डिंग अनयूजेबल है, इस बिल्डिंग का कोई अब यूज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी को नहीं रखना है, इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो यहां पर लगा दिए जाते हैं और ये क्रैक मीटर जो है ये बताता है सीबीआरआई की टीम को कि बिल्डिंग की किस तरीके की स्थिति है। मकानों की दरारों पर सिर्फ एक बार क्रैक मीटर लगा देने भर से काम पूरा नहीं हो जाता। इस क्रैक मीटर की रीडिंग को मॉनिटर करना होगा कि दरारें कितनी बढ़ी और अगर बढ़ी तो दरारों का लेवल कितना पहुंचा, जिसके बाद सीबीआरआई के साइंटिस्ट उत्तराखंड सरकार को डिटेल रिपोर्ट सौंपेंगे। हमारी जो टीम है तो साइंटिस्ट सभी मकान पे जाके एक हम फॉर्म भरे हैं, वो फॉर्म फिलअप करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि उसमें किस तरह से बिल्डिंग का टाइपोलॉजी है, किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से उसमें डिस्ट्रेस से क्रैक्स है और जहां ज्यादा क्रैक दिखते हैं वहां पे हम ये क्रैक मीटर लगाते हैं जो हमें दर्शाता है कि क्रैक अगर बढ़नी है तो हम और उसको फिर बाद में मॉनिटर भी करते हैं। तो ये हमें दर्शाता है कि क्रैक बढ़ रहा है तो किस रेट से बढ़ रहा है और उसके ऊपर से फिर हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं कि ये बिल्डिंग सेफ है, अनसेफ है या उसमें और तहकीकात की जरूरत है। तो ये हमारी पूरा डेटा ऑनलाइन हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और इसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ये उत्तराखंड शासन को हम 20 से 25 तारीख तक दे देंगे और उससे उत्तराखंड शासन एक उचित निर्णय लेगा कि आगे हमारी मतलब उत्तराखंड शासन की क्या स्ट्रेटेजीज होगी फॉर डिफरेंट सेफ्टी ऑफ द पीपल। इस क्रैक मीटर को हर बिल्डिंग पर लगाया जा रहा है। एक तरीके से बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसमें जो दरारें पड़ रही हैं उनकी कंडीशन कैसी है और अगर ये दरारें बढ़ती हैं किस तरीके की बिल्डिंग की स्थिति है, वो पूरा डेटा जो है वो सीबीआरआई की टीम पता कर रही है, जिसके बाद ऑनलाइन इन सारी जानकारी जो है उत्तराखंड प्रशासन को दे दी जाएगी और फिर ये तय किया जाएगा कि किन बिल्डिंग को गिराना है और किन बिल्डिंग में आगे लोग रह सकते हैं, उनकी कैसी स्थिति है। इस क्रैक मीटर से ये पता करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो क्रैक मीटर ने रीडिंग बता दी, सीबीआरआई ने स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन उससे घरों में रहने वाले लोगों का क्या लेना देना है। क्रैक मीटर के डेटा एनालिसिस से घर मालिकों का डायरेक्ट कनेक्शन है। दरअसल घरों की फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजे पर फैसला ले सकेगी धामी सरकार। जिन मकानों को खाली कराने का फरमान सुनाया जाएगा उन घर मालिकों को सरकार से मुआवजा मिलेगा। जोशीमठ में पीड़ित परिवारों को 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसीलिए क्रैक मीटर का रोल जोशीमठ की आपदा में बेहद अहम हो जाता है। आपदाएं बताकर नहीं आती, लेकिन प्रकृति समय रहते चेतावनी जरूर दे देती है।
जोशीमठ में पहली बार 1976 में दरारों ने चेतावनी दी। तब यहाँ की आबादी भी बहुत कम थी। तब कुछ 100-125 लोग रहते होंगे। फिलहाल जोशीमठ में करीब 25,000 लोग रहते हैं। पहाड़ों पर आबादी और इमारतों का दबाव बढ़ता गया और अब ये हालत है कि 700 से अधिक घरों में बड़ी बड़ी दरारें लोगों को डरा रही हैं। जोशीमठ अपनों के बोझ से दरक रहा है। देखिए, हम डिफरेंट एस्पेक्ट में एसेस कर रहे हैं। जैसे ये जैसे इन्वायरमेंटल असेसमेंट भी कर रहे हैं, इकोलॉजिकल असेसमेंट भी कर रहे हैं, और उसमें हमारे पास जो है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है और डिफरेंट एस्पेक्ट में और डिफरेंट एरियाज हमने बांट रखे हैं, जिसके तहत कि वो टीम अलग अलग जगह पे भी काम कर रही है। स्थिति मुझे ये लगता है कि जहां जहां पर क्रैक आए हैं वहां पर स्थिति जो घर हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और जिसको कि ऑलरेडी जो है रिहेबिलिटेट उन लोगों को कर दिया गया है सरकार की ओर से भी। उत्तराखंड के जोशीमठ में रोज बढ़ती दरारों पर देहरादून से दिल्ली तक एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है। पीएमओ पल पल की जानकारी ले रहा है तो सीएम धामी खुद मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जोशीमठ के लोगों की तकलीफें कम नहीं हुई। घर छिन गया, कारोबार चला गया। पीड़ित परिवारों की जिंदगी कब दोराहे पर आकर ठहर गई वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। जोशीमठ से कुछ किलोमीटर ऊपर औली रोड पर सुनील गांव है। इस गांव का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सुनील गांव को जोशीमठ में आई तबाही का केंद्र बताया जा रहा है। सबसे पहले जोशीमठ के इसी मकान में दरार आई थी, जिसके बाद यहां के लोगों ने प्रशासन से शिकायत भी करी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। उसके बाद अब ये हालात हैं कि पूरे जोशीमठ में 700 से ज्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं, लोग बेघर हो गए हैं। फिलहाल ये जो आप नीचे मकान देख रहे हैं, सबसे पहले 1 साल पहले यहां दरार आई थी और उसकी जांच के लिए प्रशासन ने कोशिश की, लोग प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक घर में आई दरार के बाद 1 साल जब बीत जाएगा तो पूरे के पूरे जोशीमठ में दरारें आ जाएंगी। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर सुनील गांव के उस मकान तक पहुंचे जहां अब से 1 साल पहले दरारें आई थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त क्या किया और लोगों से क्या कहा वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि सुनील गांव की दरारें कितनी खतरनाक हैं, कितनी डरावनी हैं। औली रोड पर बसे सुनील गांव में 1 साल पहले 3 मकानों में अचानक से दरार आई थी। परिवार के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली, और आज 1 साल बाद ये हालात हैं कि पूरे जोशीमठ में ज्यादातर घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील गांव जो है वहां का ये मकान है जहां पर 1 साल पहले इस तरीके से दरार आई थी। पूरा का पूरा मकान जो है वो बीच में से क्रैक हो गया है। परिवार के लोग रात भर पास के किसी होटल में जाके रहते हैं और दिन में अपने इस घर में वापस आ जाते हैं। 1 साल पहले अगर ध्यान दिया गया होता प्रशासन की तरफ से तो शायद आज जोशीमठ के इस तरीके के हालात नहीं होते। अंदर की तस्वीरें और भी ज्यादा चौंकाने और डराने वाली हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। 1 साल पहले जो दरारें आई थी इस घर में, आज वो और ज्यादा चौड़ी हो गई हैं और ज्यादा बढ़ गई हैं। पूरा का पूरा ये जो आप दीवार देख रहे हैं पूरी अलग हो चुकी है, मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। और 1 साल पहले सबसे पहले इसी घर के अंदर दरारें आई थी। ये तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है कि शासन प्रशासन कोई यहां पर नहीं आ रहा और कपड़ों से इन कपड़ों को इन दरारों में भर के किसी तरीके से इस मकान को रोकने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सामान अभी भी इसी घर के अंदर है, सोफे, बेड, सब कुछ इस घर के अंदर लगा हुआ है, लेकिन पूरी दीवारें हिली हुई हैं। कोई भरोसा नहीं कि ये मकान कब ढह जाए। पीछे की तरफ की आप दीवार देखिए, सब कुछ अलग हो रखा है। लेकिन परिवार के लोग जो हैं उनका रोजगार सिर्फ जानवर, कृषि इनका रोजगार है और इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। आपने सुनील गांव के मकानों में दरारें देखी, लेकिन जिंदगी की रफ्तार को ये दहशत की दरारें रोक नहीं सकी। डर के साए में ही सही लोग अब भी इन मकानों में रह रहे हैं, क्योंकि अपने हाथों से बनाए आशियाने को दरकते देख इनका दिल रो रहा है। जिंदगी पर एक एक पल भारी है। 2021 से थोड़ा थोड़ा करके आने बैठ गई थी दरार। हमने शासन प्रशासन से हमने एसडीएम को वो दी, एप्लीकेशन दी, डीएम को दी, मुख्यमंत्री को भी हमने एप्लीकेशन दिया। यहाँ से बड़ा गांव जब आए थे वो वहाँ गए हम ज्ञापन देने, पर हमारी किसी ने सुध नहीं ली। आज तक भी वो हमारी सुध अभी तक भी नहीं लेते। अगर ये बड़े बड़े होटल नहीं टूटते तो हम तो
पता नहीं, जैसे बरसात में हम ज्यादा बारिश आती थी, डर के मारे हम बच्चों को लेके बाहर में खड़े होते थे, वैसे ही इस समय तो अब ठंडे में चाहे बाहर मरे चाहे अंदर मरे ऐसे ही थे हम। वो देखो, आप खुद देख रहे कि कपड़े डाल रखे हमारे दरारों में, अंदर बाहर साफ दिखाई दे रहा। कैसे करके हमने मकान बनाई, अपने हाथों से ईंट तोड़ के, पत्थर तोड़ के वो ब्लॉक अपने हाथों से हमने बनाया। हमारे बरसात से हमारे वो नहीं लग रहे, कुंडे नहीं लग रहे, खुले ही हैं दरवाजे। अभी भी हम सामान लेके कहाँ जाएंगे, ये सामान कहाँ फेंकेंगे, बाहर भी फेंकेंगे। मौसम बर्फबारी आ रही है यहाँ तो, बारिश भी नहीं आती, सीधा बर्फ ही लगती। यहाँ कहाँ ले जाएंगे हम ये सामान? होटल में तो हमको एक कमरा मिल रखा, 6 कमरों का सामान हम एक कमरे में कैसे रखेंगे? तो देखिए, इस तरीके के हालात हैं। परिवार के लोग 1 साल से इस मकान के अंदर इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें कहीं विस्थापित किया जाए। 1 साल पहले सुनील गांव के अंदर दरारें आई थीं। इस घर के हमने आपको हालात दिखाए। एक नहीं बल्कि 3 ऐसे घर हैं जहां पर 1 साल पहले से दरारें आनी शुरू हो गई थी और अब वो दरारें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक तो दूसरी जगह कोई ठिकाना दिया जाए, साथ ही इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए ताकि अपनी जिंदगी ये दोबारा से शुरू कर सके। भोले भाले गांव वालों को नहीं पता है कि दरारों में कपड़े भरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दरारें इन मकानों के लिए दैत्य के समान हैं। मेहनत मजदूरी के सहारे खड़े किए गए इस आशियाने को ये दरारें आज नहीं तो कल निगल ही लेंगी। पीड़ित परिवार दीवारों पर टंगे कैलेंडर में अपनी जिंदगी की कमाई लुटने की तारीख गिन रहा है। पर हमें यहाँ पे रात को परसों 6 बजे शिफ्ट कर दिया गया पहाड़ी कैफे में। रात को एसडीएम मैम आई थी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आ रहे थे उसके अगले दिन फिर हम वहाँ पहाड़ी कैफे में रहने लगे। लेकिन दिन में हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा सामान ऐसे ही कमरों में पड़ा हुआ है, हमारी गायें हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। 1 साल से आप इन्हीं दरारों वाले मकान के अंदर रह रहे हैं? हाँ जी सर, 1 साल से हम इसी के अंदर रह रहे थे। प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। जोशीमठ के बाशिंदे बेहद तकलीफ में हैं। वो सिर्फ अपनी परेशानी ही बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पब्लिक के पास नहीं होता, वो सरकारों के हाथ में ही रहता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट इस संकट की घड़ी में जोशीमठ के लोगों के साथ खड़ी है। भारत सरकार से लेके, इसरो से लेके और IIT रुड़की से लेके लगभग 7 संस्थाएं यहाँ सर्वे का काम कर रहे हैं। और मैंने कल बैठक की उनकी, मैंने ये कहा कि भाई 1 हफ्ते में वो सर्वे रिपोर्ट हमको दे देंगे और जैसे सरकार को सर्वे की रिपोर्ट आएगी वैसे उनका विस्थापन का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन विस्थापन का काम स्थानीय लोगों के जो वो चाहेंगे उस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि लोगों के अपने पैतृक घर हैं। तो हम सरकार की तरफ से कमेटी भी बना दी गई है। मुख्यमंत्री जी का यहाँ 2 बार दौरा हो गया है। प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे हर दिन जो है हमसे भी बात कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब जो पैनिक की स्थिति वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जोशीमठ में होटल मलारीन और होटल माउंट व्यू को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक दोनों होटलों से लूज सामान निकाला जा चुका है। खिड़कियां दरवाजे निकालने का काम भी करीब पूरा हो चुका है। अब कॉलम, लिंटर और पिलर को हथौड़े और बुलडोजर से तोड़ने का काम चल रहा है। अब जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रखी है बिल्डिंग में, उसको तोड़ने का काम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। SDRF, NDRF पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए है। अभी अगर हम बात करें तो आज तीसरा दिन है, बताया जा रहा है करीब 4-5 दिन और इस पूरी कार्रवाई के अंदर लगेंगे। जब इन दोनों होटलों को पूरी तरीके से यहाँ पर साफ कर दिया जाएगा, उसके बाद जिन घरों में दरार आ रखी है उन पर किस तरीके से एक्शन लेना है, कहां पर ज्यादा दरारें आ गई हैं, उस पर भी प्रशासन की नजर लगातार बनी हुई है। कैमरामैन अनिल मिश्रा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, जोशीमठ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।